एक क्वेश्चन देखिए, डी ब्रॉगली थ्योरी। क्वेश्चन देखिए, an electron from various electron from various excited states of hydrogen atom emits radiation to come एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सब मिक्स करके डी ब्रॉगली थ्योरी पे जो है क्वेश्चन आता है। इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आप पढ़ लिए हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ लिए हैं, एक्सरे भी पढ़ लिए हैं, उन सब पे मिक्स करके रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थ्योरी लगा सकते हैं जब मर्जी हो तब। An electron from various excited state of hydrogen emits radiation to come to the ground state. To come to the ground state. Let lambda n comma lambda g be the de Broglie wavelengths. With the de Broglie wavelengths of the electron in the nth state. De Broglie wave of the electron in the nth state and the ground state respectively. ये nth state का de Broglie wavelength है, ये ground state का इलेक्ट्रॉन का है। मटेरियल पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है, उसका मास 9.1 × 10⁻³ kg, और ऑर्बिट में उसका वेलोसिटी है तो उसका मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है लैम्डा एन इलेक्ट्रॉन का nth स्टेट में। एंड द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अगर है उसका ग्राउंड स्टेट का वेलोसिटी अलग होता है, मास तो वही है, तो वेवलेंथ मोमेंटम होगा ग्राउंड स्टेट में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा जी है, nth स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट रेस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है लेट an be the wavelength, of the emitted photon। तो फोटोन कब एमिट होगा, जब ट्रांजिशन होगा, emitted photon, an नाम दिया वेवलेंथ का, in the transition from nth state to ground state, of hydrogen atom। तो कह रहा है कि फॉर लार्ज n, अगर n का वैल्यू लार्ज मान लें और a and b आर कांस्टेंट है, select the correct choice। पहला चॉइस में आपको दिया, फर्स्ट चॉइस में दिया है कि n स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, दूसरे चॉइस में दिया लैम्डा n है, लैम्डा नहीं लैम्डा n, और दूसरा दिया है चॉइस में an स्क्वायर, an इज अप्रोक्सीमेटली बोला है, an इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर, और सी में दिया है an इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
ए प्लस बी लेमडा स्क्वायर, और डी चॉइस में दिया है एन स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए प्लस बी लेमडा एन स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से स्थिर से समझिए और सॉल्व कीजिए। देखिए सारे थ्योरी को मिला, मतलब हाइड्रोजन एटम में जो था बोर्स थ्योरी, और मैटर वेव जो है डी ब्रॉगली थ्योरी के हिसाब से मटेरियल पार्टिकल भी वेव नेचर शो करता है, दोनों को मिक्स किया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है, न्यूक्लियस हुआ और डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट से ऑर्बिट्स के नाम दिया हुआ। तो लार्ज एन के लिए बोल रहा है, ये nth स्टेट है मान लीजिए, इसका रेडियस जो है Rn होगा, nth स्टेट का रेडियस मान लीजिए R है। अब कह रहा है कि nth स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका मोमेंटम कुछ होगा, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा एन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है ना, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल रहा है, मटेरियल पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। ग्राउंड स्टेट में जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट है n इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट में डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है लैम्डा जी। ये दो वेवलेंथ आपको बता दिया क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है nth ऑर्बिट में और ग्राउंड स्टेट में n इक्वल टू 1। अब उसके बाद कह रहा है अगर इलेक्ट्रॉन n ऑर्बिट से जंप करके ग्राउंड स्टेट में आता है, nth ऑर्बिट से जंप करके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, फोटोन जो निकलेगा, उसका वेवलेंथ का नाम दिया an, उसके वेवलेंथ का नाम दिया है an। तो an और लैम्डा n में रिलेशन पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग। तो पहले फॉर्मूला याद कीजिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या फॉर्मूला होता था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, ये फॉर्मूला होता है। पी मोमेंटम है, मास और वेलोसिटी होगा मटेरियल पार्टिकल का, उसका मोमेंटम है पी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप प्रोसीड कीजिए और बोर्स थ्योरी को मिक्स कीजिए, क्वांटाइजेशन का थ्योरी बोर्स थ्योरी का था, उसको मिक्स कीजिए और मिक्स करके फिर लास्ट तक यहाँ तक पहुंचिए। एन निकालने के लिए ट्रांजिशन के लिए फॉर्मूला आप जानते थे, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम यहाँ पे दिया है तो z तो 1 है, तो उस फॉर्मूले को मिक्स करेगा। एन आपको निकालना है, एन को निकालने के लिए क्वेश्चन आप लिख लिए, मिटा दें इसको। आप समझ गए सारा चीज क्या क्या चीज है। एन है कि इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में आया, मतलब ग्राउंड स्टेट में आया, तो जो वेवलेंथ निकलता है उसका नाम एन दिया है। मिटा दें क्वेश्चन, यस और नो, लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व करना, वही एन निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से उसको रिलेट करना है। तो चलिए, तो ट्रांजिशन जब इलेक्ट्रॉन का होगा, ट्रांजिशन जब इलेक्ट्रॉन का होगा तो बोस थ्योरी में आप बनाए थे, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके लिए फॉर्मूला लिखिए 1 बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ का नाम एन दिया है, इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 बाय n1 स्क्वायर। तो n1 आपका यहाँ पे 1 हो गया ग्राउंड स्टेट का मतलब, और n2 n दिया nth ऑर्बिट से आ रहा है तो माइनस 1 बाय n स्क्वायर इनटू z स्क्वायर, z का वैल्यू 1 दिया है हाइड्रोजन एटम के लिए। ये लेमडा an का वैल्यू होगा, लेमडा की जगह an लिखना है, सिंबल an दिया है इसीलिए। ये हो गया r1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, तो an बराबर लिखेंगे 1 बाय r1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर। ऐसा हो गया। अभी हम लोग ट्रांजिशन वाला पार्ट खाली पकड़े हैं, जब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट। अब n दिया था बहुत लार्ज है तो 1 बाय n स्क्वायर बहुत छोटा होगा, इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे हम लोग, ऊपर में पावर -1 हो जाए,
तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, अगर एक्स बहुत छोटा हो जाता है एक से, तो इसको लगभग लगभग 1 प्लस एन एक्स बोलते हैं हम लोग। तो ये थ्योरी इसमें लगा दिए, क्योंकि एन दिया था वेरी लार्ज, क्वेश्चन में दिया था एन इज लार्ज, सो 1 बाय एन स्क्वायर इज वेरी लेस देन 1। इसमें हम लोग लगा देते हैं बाइनोमियल थ्योरम, तो ये हो जाएगा 1 बाय आर, 1 माइनस ये जो पावर है इसमें चलाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐसा आगे। एन इतना आ रहा है हमारा। अब एन का वैल्यू इसमें डालना होगा, लेमडा एन के टर्म में एन को लाना है। nth ऑर्बिट में जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा एन दिया था, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन nth ऑर्बिट लिखने की कोशिश करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन nth ऑर्बिट ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इसका वेवलेंथ लेमडा एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, h बाई पी एन, nth ऑर्बिट का मोमेंटम, ऐसा लिखना होगा। अब आप जानते हैं मोमेंटम एम वी एन आर एन इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये जानते हैं। यही वी एन, एम वी एन को बोलेंगे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट को पी एन बोले, तो पी एन इंटू आर एन इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई हुआ। अब 2 पाई उधर ले चलते हैं, 2 उधर ले चलते हैं, 2 पाई आर एन, और 2 पाई आर एन इक्वल टू हो गया एन एच बाई पी एन, 2 पाई आर एन हो गया एन एच बाई पी एन। इस 2 पाई को उधर ले गए, पी एन को नीचे कर लिया, एच बाई पी एन को लेमडा एन बोलते हैं, एन लेमडा एन हो गया, इसको लाके यहाँ पे पुट कर दी, तो 2 पाई आर एन इक्वल टू एन लेमडा एन आया, इस दोनों को मिक्स किया। ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है nth ऑर्बिट का, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है nth ऑर्बिट का, एम बी एन आर एन इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई लिख सकते हैं। तो वी एन एम बी एन को ही बोलते हैं मोमेंटम, तो उसके जगह पी डाल दिए, यही वाला है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वी एन 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 को ही पी एन बोलते हैं। ये मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एम वी एन की जगह पी डाल दिए हम। अब 2 पाई आर एन इक्वल टू एन एच बाई पी एन, एच बाई पी एन को डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा एन बोलते हैं, तो लेमडा एन का रिश्ता रेडियस से है, और ये इक्वेशन हम लोग का आया था, इक्वेशन 1 मान के रखते हैं, इसी में एन को हटाना है, तो इसमें लेमडा एन लाना है हम लोग, तो लेमडा एन को एन के टर्म में रिप्लेस करना होगा। यहां तक लिख लिया, मिटाना पड़ेगा, बोर्ड में जगह नहीं है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कीजिए कि ये एन के टर्म में लेमडा एन को लाना है, एन के टर्म, तो यहाँ ये सेकंड इक्वेशन से हम लोग पहुंच गए सेकंड इक्वेशन तक, तो फ्रॉम 2 हम लोग को हो जाएगा इस इक्वेशन से लेमडा एन इक्वल टू 2 पाई आर एन, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2 पाई आर एन बाई एन। अब nth ऑर्बिट के लिए हम लोग जानते हैं रेडियस जो nth ऑर्बिट का होता है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इनटू एन स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम मैथ Z1 हो गया है, तो ये पुट कर देते हैं वहां पे, तो 2 पाई आर एन की जगह आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई एन डाल देते हैं, एक एन कट जाएगा, तो लेमडा एन आ गया हमारा 2 पाई आर नॉट इंटू एन, ये इक्वेशन हो गया 3। अब 3 को पुट कर देंगे 1 में, एन की जगह पे एन का वैल्यू लेमडा एन के टर्म में वहां पे डाल देंगे, लेमडा एन का वैल्यू वहां पे पुट कर देते हैं, मिक्स किया हुआ था क्वेश्चन, तो लेमडा एन का वैल्यू वहां पे एन का वैल्यू डाल देते हैं, लेमडा एन के टर्म में आंसर दिया हुआ है, यहां से एन आ जाएगा लेमडा एन बाई 2 पाई आर नॉट, आर नॉट हो गया फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, जिसको कि आप 0.53 एंगस्ट्रॉम बोलते थे, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, तो ये डाल दिए यहाँ पे हम, तो फाइनली ये हो गया 1 बाय आर
1 प्लस 4 पाई आर नॉट स्क्वायर बाय लेमडा एन का स्क्वायर। 1 बाय आर को अंदर लेके चलिए, तो 1 बाय आर प्लस 4 पाई आर नॉट स्क्वायर बाय आर इंटू लेमडा एन का स्क्वायर। अब 1 बाय आर को हम लोग ए बोल दें अगर, और 4 पाई आर नॉट स्क्वायर बाय आर को बी बोल दें अगर, तो ये जो ट्रांजिशन किया उसका वेवलेंथ हो जाएगा सम कांस्टेंट प्लस बी बाय लेमडा एन का स्क्वायर, वेयर ए बी आर कांस्टेंट। ए का वैल्यू हम लोग बोल दिए 1 बाय आर, रिवर्स कांस्टेंट के बराबर, 1 रेसिप्रोकल और रिवर्स कांस्टेंट, और ये 4 पाई आर नॉट स्क्वायर बाय आर बी की जगह। ये ए एन इक्वल टू ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को मिक्स कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह अगर मान लिए तो उसको मिक्स कर दिए, ट्रांजिशन कर रहा था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के टर्म में ये इक्वेशन आ गया। फोटोन जो इमिट हुआ था nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में निकला फोटोन, उस फोटोन का है n से लेके 1 ऑर्बिट में आया था, उस फोटोन का ये वेवलेंथ है। कौन सा ऑप्शन हो गया सही अपना? तो फोटोन के वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ के टर्म में एक्सप्रेस कर दी, और पाई स्क्वायर होगा। ठीक है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, वो सब कांस्टेंट है, तो 4 पाई स्क्वायर होगा बी की जगह पे, वो सब कांस्टेंट। तो हमारा इक्वेशन हो गया ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर टाइप का। कौन सा ऑप्शन दिया था ये? ए बी सी डी में से कौन सा चॉइस है? 2 वाला, 2 वाला ऑप्शन हो गया। ठीक, अब देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कैसे मिक्स किया बोस थ्योरी से। नेक्स्ट, तो एक ही को फॉर्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, एच बाय मोमेंटम ऑफ मटेरियल पार्टिकल एम बी, एच बाय एम बी, उसी को मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, a particle A of mass small m, a particle A of mass small m and initial velocity v, मैकेनिक्स से मिक्स कर रहा है इसको। देखिए इनिशियल वेलोसिटी v, एक पार्टिकल है मटेरियल पार्टिकल, कॉर्केट का बॉल हो सकता है, उसका मास m है, और v वेलोसिटी से कॉर्केट का बॉल जा रहा है, कोलाइड्स विथ अ पार्टिकल b, कॉस्को बॉल सामने मान लीजिए रखा हुआ, उसको पार्टिकल b बोले, ऑफ मास m/2। तो ड्यूज बॉल को, जैसे इंटरनेशनल प्लेयर खेलता है, उससे जो है कॉस्को बॉल को धक्का मार दी, m/2 विच इज एट रेस्ट, कॉस्को बॉल जमीन पे रखा हुआ था, उससे एक ड्यूज बॉल टकरा गया। आधा मास था कॉस्को बॉल का, ड्यूज बॉल का मास m था, इसका m/2 था, विच इज एट रेस्ट। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक, तो कोलिजन बोल रहा है आमने सामने की टक्कर है, कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक। तो आप ये 11th में पढ़े थे, इलास्टिक कोलिजन, टक्कर के बाद दोनों का क्या वेलोसिटी होगा, वो फॉर्मूला आपको याद होगा। अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ, तो मास और वेलोसिटी है, तो टक्कर के बाद भी कुछ वेलोसिटी बचेगा और मास तो रहेगा ही, तो मोमेंटम रहेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा, उसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोले। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स लैम्डा ए एंड लैम्डा बी, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स लैम्डा ए एंड लैम्डा बी कितना होगा आफ्टर कोलिजन इज, आफ्टर कोलिजन इज, रेशियो पूछ रहा है, दोनों का तो अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, या निकाल भी सकते हैं, वैल्यू अलग मास के टर्म में आएगा। ये चॉइस में दिया हुआ है, क्या होगा, लैम्डा ए बाय लैम्डा बी बराबर 2, लैम्डा ए बाय लैम्डा बी बराबर 2/3, लैम्डा ए बाय लैम्डा बी इक्वल टू हाफ, और डी चॉइस में दिया हुआ है लैम्डा ए बाय लैम्डा बी इक्वल टू 1/3। कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा देखिए। तो पहला पार्ट तो मैकेनिक्स का है,
उसमें से टक्कर के बाद वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो मोमेंटम निकल जाएगा। तो टक्कर के बाद जो उसका वेलोसिटी हुआ दोनों बॉल का, वो बाद में मोमेंटम निकल जाए। वेलोसिटी निकल जाएगा तो मोमेंटम निकल जाए, मोमेंटम निकल जाए तो वेवलेंथ निकल जाए, वेवलेंथ का रेशियो निकल जाए। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। एक पार्टिकल है, उसका मास m है और ये जा रहा है a नाम है इसका, ये जा रहा है v वेलोसिटी से। दूसरा बॉल रखा होता है, ये इसका मास m/2 है और ये रेस्ट में 0 वेलोसिटी है। इलास्टिक कोलिजन हुआ, हेड ऑन कोलिजन बोल रहा था। तो टक्कर होने के बाद क्या होता है, दोनों पे चोट लगेगा। ड्यूज बॉल पे ऐसे, कॉस्को बॉल पे ऐसे। एक एन लगा तो इस पे माइनस एन बोलेंगे उल्टे डायरेक्शन में। नेट फोर्स 0 हो जाए तो लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। तो टकराने के बाद इसका वेलोसिटी मान लेते हैं वी हो गया, एम वाले का, ए वाले का, और कॉस्को बॉल का वेलोसिटी मान लेते हैं वीबी हो गया m/2 वाले का। टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन ये वी ए वीबी हम लोग मान लिए। उसको निकालना होगा तो 11th में डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं आप। अगर वो फॉर्मूला भूल गए तो छोटा सा वाला यहीं पे कंसेप्ट यूज करके निकाल लेंगे। नेट फोर्स 0 है तो एलएमसी लगा देंगे, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। दोनों को सिस्टम मान के एलएमसी लगा देंगे। एलएमसी लगाएंगे तो इसका मोमेंटम इनिशियल वाला हो जाएगा mv, और ये रेस्ट में था, उसका मोमेंटम m/2 इंटू 0, वेलोसिटी 0 था। इसका मोमेंटम mv है, उसका मोमेंटम m/2 vb, mm कट जाएगा तो v बराबर va प्लस vb/2 आ गया। एक इक्वेशन बन गया। इसको एलसीएम ले सकते हैं, 2v इक्वल टू va प्लस 2va प्लस vb, ऐसा एक इक्वेशन बन गया। और दूसरा इक्वेशन न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ से बनाते हैं। न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या बोलता था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसका बोलिए vb माइनस va बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलिए इसका v माइनस 0। अब इलास्टिक कोलिजन के लिए e का वैल्यू 1 होता है परफेक्टली इलास्टिक के लिए। तो ये हो गया vb माइनस va बाय v। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ में बोलते थे हम लोग। इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1 होता है। एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन ये बन गया। तो यहाँ से आ गया हम लोग को vb माइनस va इक्वल टू v, दिस इज आवर इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो va vb निकल जाएगा, तो फिर बाद में वेवलेंथ भी निकल जाएगा। तो ये फंडामेंटल लगा के सॉल्व कर दिए। फॉर्मूला भूल गए थे 11th का, मान लीजिए आप, तो कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए, कंसेप्ट नहीं भूलना है, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। और इसको बोलते हैं न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। नील लिखे शॉर्टकट, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ ये लगाए। तो दो कंसेप्ट लगाए, लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ से दो इक्वेशन बना, सॉल्व करेंगे निकल जाए। कितना आया वी ए वीबी, इसमें कितना आया घटा देंगे, इसमें से वीबी कट जाए, 3va इक्वल टू v, तो va इक्वल टू v/3 आ जाए। सब्ट्रैक्ट कर दी, 1 माइनस 2 कर दिए हम लोग, जो सब्ट्रैक्ट कर दिए तो वीबी कैंसिल, और ये जुट गया 3va हो गया, उधर v बचा, तो va इक्वल टू v/3 आ गया। अब va उसमें ऐड कर देंगे तो vb आ जाएगा, vb हो जाएगा 4v/3। दोनों सॉल्व कर दिए, ये निकाल लिए और इसको इसमें रख दिए, उधर जाके ऐड हो गया, vb निकल गया। अब ये vb निकल गया तो चलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते हैं। अब इसमें ए वाले का मास था m, अब बी वाले का मास था m/2, उसको मत भूलिए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ए और बी का निकालेंगे हम लोग। लेमडा ए होगा h/mva, मास m था तो m इंटू v/3 आ गया, तो ये बोलेंगे 3h/mv। और बी वाले का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालिए, h बाई इसका मास m/2 है, वेलोसिटी vb है, vb का वैल्यू डाल देते हैं 4v/3, तो 2h/m इंटू 4v/3 ऊपर चला गया, 2 से कट गया, ये 3h/2mv आ गया, 3h/2mv। अब लेमडा ए बाई लेमडा बी का रेशियो पूछ रहा है, लेमडा ए बाई लेमडा बी का रेशियो
तो 3h by mb डिवाइडेड बाय 3h by mb इंटू 2, 3h by mb कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। आंसर हो गया ए वाला आंसर, लेमडा ए बाय लेमडा बी 2। समझ में आया कहानी? यस और नो? तो पहले मैकेनिक्स से कोलिजन कराया, कोलिजन चैप्टर का समझिए प्रॉब्लम हो गया कि टक्कर के बाद कितना वेलोसिटी होगा, तो वो निकाल लिए। अब वेलोसिटी मालूम हो गया, मास मालूम है इसका, ए वाले का m है, तो मोमेंटम हो जाएगा m बी ए, बी वाले का m/2 था तो m/2 bb। ये वेलोसिटी इसमें डाल दिए तो दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल गया, मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। मटेरियल पार्टिकल का वेवलेंथ अगर वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसका वेवलेंथ इतना होगा, ड्यूज बॉल का, और कॉस्को बॉल का वेवलेंथ इतना होगा। अब उसका रेशियो निकाल दिए तो आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? समझ में आया? यस। दूसरा क्वेश्चन देखो, देख रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे कैसा क्वेश्चन तुमको पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे। एक और क्वेश्चन है, अ फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल, फोटो इलेक्ट्रिसिटी से भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ को जोड़ सकता है, कोलिजन से जोड़ दिया, बोर्स थ्योरी से जोड़ दिया। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, अब फोटो इलेक्ट्रिक material having work function phi naught, photoelectric material having work function phi naught, work function phi naught, having work function phi naught is illuminated with a light of wavelength, lambda। अब lambda का वैल्यू दिया है लेस देन hc by phi naught, lambda लेस देन hc by phi naught। तो ये क्या होता था hc by, वर्क फंक्शन को हम लोग बोलते थे hc by lambda, ये वर्क फंक्शन को बोलते थे हम। तो लैम्डा नॉट इसमें से आता था hc by phi naught। तो जो इंसिडेंट लाइट होना चाहिए उसका वेवलेंथ इससे कम होना चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ कम होगा तो ज्यादा एनर्जी होगा तभी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। वर्क फंक्शन से कम एनर्जी दीजिएगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता है। तो वर्क फंक्शन के लिए लैम्डा नॉट वेवलेंथ का कम से कम आपको ज्यादा से ज्यादा हुआ, इतना मैक्सिमम इतने वेवलेंथ का आप दे सकते हैं, बाकी उससे कम वेवलेंथ का ही एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा तब फोटो इमिशन। इसलिए दिया है कि इसका मतलब ये जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा, इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड वेव से कम होगा, फ्रीक्वेंसी बोल रहता है तो बोलते ज्यादा होगा, ज्यादा थ्रेशोल्ड वेव फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी सप्लाई करने से फोटो इमिशन होता है। वेवलेंथ के केस में बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ का हम लोग को देना पड़ेगा इंसिडेंट रेडिएशन, तब फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है मतलब फोटो इमिशन होगा। तो अब आगे कह रहा है द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, the fastest photoelectron, अब ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो कुछ वर्क फंक्शन में गया, और जो बचा सो काइनेटिक एनर्जी पाता है, उसी को के मैक्स बोलते हैं। हैज ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हैज ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हैज ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हैज ए डी ब्रॉगली वेवलेंथ of the incident light, as a de Broglie wavelength lambda d दिया उसका नाम। तो जो हाई एनर्जी दिए आप, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दिए, तो जितना बचा एनर्जी उतना काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, तो उसका वेलोसिटी हुआ, काइनेटिक एनर्जी का मतलब वेलोसिटी हुआ तो मोमेंटम हुआ। उस मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो उसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
अब इलेक्ट्रॉन हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हुआ, मटेरियल पार्टिकल का वेवलेंथ हुआ लैम्डा डी। अब कहता है कि अ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, change in the wavelength of incident light, wavelength of incident light, इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ को अगर थोड़ा आप चेंज करेंगे बाय डेल्टा डी बाय डेल्टा लैम्डा, results in the change delta lambda d in de Broglie wavelength, ऑब्वियस है कि भाई एनर्जी चेंज कर, वेवलेंथ चेंज करे तो एनर्जी चेंज हो गया, तो अलग काइनेटिक एनर्जी का निकलेगा, अलग मोमेंटम के इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बदल जाएगा, तो वही डी ब्रॉगली वेवलेंथ में चेंज बोल रहा है डेल्टा डी हो गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द रेशियो लैम्डा डेल्टा लैम्डा डी मतलब चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ बाय चेंज इन इंसिडेंट रेडिएशन वेवलेंथ is proportional to चार चॉइस दिया है। पहला चॉइस दिया है कि लैम्डा डी का स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, दूसरा चॉइस दिया है लैम्डा डी बाय लैम्डा, तीसरा चॉइस दिया है लैम्डा डी का होल क्यूब बाय लैम्डा, और चौथा चॉइस दिया है लैम्डा डी का होल क्यूब बाय लैम्डा स्क्वायर। ये पूछ रहा है। अब यूनिट डायमेंशन मेथड से लोग सोचेगा तो बोलेगा कि भाई इतना ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, उसका रेशियो का डायमेंशन से होना चाहिए, मीटर बाय मीटर कट जाना चाहिए, तो ये आंसर होना चाहिए तब तो। बाकी सबका तो ये भी हो सकता है पहला या दूसरा होना चाहिए, ये तो नहीं होगा क्योंकि यूनिट के हिसाब से देखेगा तो चेक करके हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है आंसर। एक एक स्टेप हम लोग इसका चेक करते हैं, जैसे जैसे कहानी बोला वैसे तो दो पिक्चर बोला था, शुरुआत में जो है इसका वर्क फंक्शन है एच सी बाय लेमडा नॉट। अब इसमें जो लाइट दे रहे हैं वो इस फाइ नॉट से ज्यादा है, ये वर्क फंक्शन है, तो ये लेमडा कह रहे हैं एच सी बाई फाइव, मतलब लेमडा नॉट इसका हो गया एच सी बाई फाइ नॉट, उससे कम वेवलेंथ का लाइट दे रहे हैं, तो मतलब एनर्जी हो गया यहाँ पे एच सी बाई लेमडा, इतना एनर्जी आप दी, अब इतना ये खाया, अब जो बचा सो काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकलता है, उसको के मैक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टाइन का इक्वेशन लिखिए सबसे पहले, जितना एनर्जी दिए उसमें से वर्क फंक्शन फाइ नॉट खाया ये, और जो बचा सो काइनेटिक एनर्जी हुआ इलेक्ट्रॉन का। दिस इज द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहे। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन। अब ई को आप बोलते थे एच सी बाई लेमडा, फाइ नॉट को बोलते थे एच सी बाई लेमडा नॉट, ये फाइ नॉट तो कांस्टेंट रहेगा, इसको रहने देते हैं फाइ नॉट। अब काइनेटिक एनर्जी जो निकला है, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिश्ता होता है मटेरियल पार्टिकल की। फॉर इलेक्ट्रॉन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर बाई टू एम इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू के मैक्स बोलते हैं, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पी स्क्वायर बाई टू एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिश्ता होता है पी स्क्वायर बाई टू एम इक्वल टू काइनेटिक पी इक्वल टू रूट टू एम के, ये जानते हैं ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, अब मोमेंटम होता है एम बी, इसमें एक एम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा पी स्क्वायर बाई टू एम। यही रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म पे मोमेंटम के रूप में लिख दिए। अब मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ के रूप में मोमेंटम को लिखते हैं,
तो मोमेंटम को लिख लेते हैं डिब्रोगली वेवलेंथ के स्टाइल। अब आप डिब्रोगली वेवलेंथ इसमें इन करवाइएगा, तो डिब्रोगली वेवलेंथ को आप बोलते थे h बाय मोमेंटम, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया h बाय लैम्डा डी, लिख सकते हैं p की जगह। तो वहां पे डाल दें डिब्रोगली वेवलेंथ को हम लोग, p की जगह पे h बाय लैम्डा डी, h स्क्वायर बाय 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू लैम्डा डी का स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया हमारा। ये इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी था, लाइट फोटोन से बना होता है, तो ये वेवलेंथ फोटोन का वेवलेंथ था, और ये इलेक्ट्रॉन है मटेरियल पार्ट की, उसको वेव की तरह माने तो उसका वेवलेंथ लैम्डा डी हुआ, इसी को डिब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस वेवलेंथ में थोड़ा चेंज करेंगे तो इसमें भी थोड़ा चेंज हुआ, उसी में रिलेशन निकालिए। तो चेंज करने का मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, है ना, टू फाइंड द चेंज इन lambda, let us differentiate above equation 1. Let us differentiate above equation 1. स्मॉल चेंज करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, तो डिफरेंशिएट कर दिए, अपने आप रिलेशन आ जाए। तो डिफरेंशिएशन कीजिए, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखिए, 1 बाई x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आता है, इस फॉर्मूले को देखिए तो डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर माइनस n, तो माइनस n प्रोडक्ट में आ जाता है, x टू दी पावर माइनस n माइनस 1 करते हैं तो माइनस n बाई एक्स टू दी पावर n प्लस 1 हो जाता है। तो 1 बाई एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो ये माइनस n आ जाता है, और नीचे में x टू दी पावर n प्लस 1 हो जाता है। इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, मतलब 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होगा आपको, ये माइनस 2 बाई एक्स क्यूब लिखिएगा, यहाँ पे पावर 2 प्लस 1 माइनस 2, n जो पावर है उसमें पहले माइनस लगा देंगे और पावर में नीचे में एक जोड़ देंगे, है ना। तो डायरेक्ट आप कर लीजिए डिफरेंशिएशन इसका, ये आप समझ गए तो डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कोई भी वेरिएबल रखिएगा, दोनों साइड है कैंसिल हो जाए, तो hc को साइड कर लेंगे, कांस्टेंट है 1 बाय x का डिफरेंशिएशन, x पे पावर 1 है तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ दें, 1 बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x पे पावर 1 है तो माइनस 1 बाय एक्स पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंस अभी फॉर्मूला बताए थे आपको, माइनस n बाय n प्लस 1 एक्स टू दी पावर n प्लस 1, तो 1 बाय एक्स का 1 बाय लैम्डा का हो जाएगा माइनस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, इनटू फिर लैम्डा का होगा डी लैम्डा बाय, कोई भी वेरिएबल टाइम के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो बाय dt लिख सकते हैं, कट जाएगा, पाई नॉट का 0 हो गया, फिर वहां पे h स्क्वायर बाय 2me, अब 1 बाय लैम्डा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो पावर इसमें 2 है, तो 2 माइनस 2 पर लिख दिया, नीचे में पावर एक ऐड कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा, इनटू डी लैम्डा डी बाय dt हो गया, dt dt आपका कट ही जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट टर्म है। तो अब यहाँ डी लैम्डा बाय, ये लैम्डा डी बाय डेल्टा लैम्डा पूछा था, तो डी लैम्डा डी, अब भाई ये वाला डी लैम्डा उधर ले जाइए, तो यहाँ बचेगा माइनस एच सी बाई लैम्डा स्क्वायर, अब उधर से आया ये 2 2 कट गया है, उधर से आया माइनस एच स्क्वायर बाय एम ई इंटू लैम्डा डी का क्यूब, लैम्डा डी का क्यूब आ गया, लैम्डा डी का क्यूब आ गया, ऐसा आ गया। किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dt लिखने का जरूरत भी नहीं है। तो इतना आ गया, हाँ ठीक है, एक ही बात, काट दो इसको, बाकी सब कांस्टेंट माइनस कट गया, एच स्क्वायर सब कट गया, क्या बचा, प्रोपोर्शन खाली देखना था, सब तो कांस्टेंट ही है, तो लैम्डा डी क्यूब ऊपर चला जाएगा और लैम्डा स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये वाला आंसर से, ये कौन सा चॉइस में देखिए डायमेंशनली, क्योंकि मास भी था, एच भी था ना साइड में, इसलिए ये अलग डिफरेंशिएशन में है, इक्वल टू में ये सब एच सी सब डी है, माइनस माइनस कट जाएगा, एक एच कट जाएगा यहाँ से, और इसको लिखते पूरा तो एम ई इंटू सी इंटू लैम्डा डी का क्यूब, अब भाई उधर आ जाता है एच इंटू लैम्डा स्क्वायर, इतना आता है ना,
तो एम सी बाय एच भी साइड में था, हमको खाली प्रोपोर्शन पूछा था, इक्वल टू नहीं दिया था, प्रोपोर्शन पूछा था, तो प्रोपोर्शन में ये वाला टर्म आ जाए, एग्जैक्ट में यहाँ लिखा हुआ है लेमडा डी बाई क्यू बाय लेमडा स्क्वायर। तो डायमेंशनल मेथड से नहीं करेंगे इसको, है ना, क्योंकि इक्वल नहीं दिया था, इक्वल दिया रहता तब होता। प्रोपोर्शनलिटी में तो अगल बगल जो टर्म है वो मास का भी यूनिट होगा, सी का भी यूनिट होगा, एच का भी यूनिट होगा, वो सब कांस्टेंट वैल्यू था तो उसको छोड़ दिए थे। प्रोपोर्शन में डायमेंशनली सेम नहीं भी हो सकता। तो डी वाला चॉइस हो गया। तो आपको समझ में आया कि इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ चेंज करते हैं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज करें, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ चेंज होगा। तो इस तरह का रेशियो आता है, इस तरह का रेशियो है। तो चेंज निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये सब खुराफात एग्जामिनेशन में करना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे ये क्वेश्चन आपने देखा। एक और क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रॉन विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा, इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है। अब डी ब्रॉगली इसका मोमेंटम होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा फॉल्स ऑन द टारगेट। अब एक्सरे से इसको लिमिट कर रहा है, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ को एक्सरे में ले जा रहे हैं। पहले आप देखे बोर्स थ्योरी में, फिर आप देखे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फिर एक्सरे में भी घुसा दिया इसको। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा फॉल्स ऑन द टारगेट, मैकेनिक्स में भी कर दिया था कोलिजन में, फॉल्स ऑन द टारगेट इन एन एक्सरे ट्यूब, इन एन एक्सरे ट्यूब। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम नहीं दे करके, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी नहीं दे करके डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल दिया था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी होगा। और हम लोग जानते थे हाई काइनेटिक एनर्जी से जाएगा टारगेट में तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है, कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन ही टकराता है टारगेट से हाई काइनेटिक एनर्जी से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब एक्सरे इमिट होता है। ये हम लोग पढ़े थे एक्सरे में। तो कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन द टारगेट इन एन एक्सरे ट्यूब। अब कह रहा है द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड एक्सरे इज, ये आप खुद बना सकते हैं, बना के देखिए। एमिटेड एक्सरे इज, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे इमिटेड इज लैम्डा नॉट, कट ऑफ वेवलेंथ का नाम लैम्डा नॉट दे ऑफ द इमिटेड एक्सरे इज 2mc लैम्डा स्क्वायर बाई h। दूसरा चॉइस दिया है लैम्डा नॉट 2h बाई mc, और तीसरा चॉइस दिया है लैम्डा नॉट इक्वल टू 2m स्क्वायर c स्क्वायर लैम्डा क्यूब बाई h क्यूब h स्क्वायर, और डी में दिया है लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा। तो बनाइए इसको जल्दी से, कितना आंसर आता है बताइए। इसको आप कर सकते हैं, करिए। इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए। तो क्या होता था एक्सरे में, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकालते थे हम लोग, इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे करके और इसको एक्सलेट कराते थे। यहाँ पे टारगेट मटेरियल रखते थे, इसमें प्लेटिनम रखे रहते थे। ये इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस भी देते थे तो काइनेटिक एनर्जी आता था, ये टकराता था, इससे एक्सरे निकलता था। तो अब स्टॉप करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना बोलते थे, ईवीएस। जितने काइनेटिक एनर्जी से ये निकलना चाहता है इलेक्ट्रॉन, उतने काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स पैदा करते थे, उसको कट ऑफ पोटेंशियल। कितने काइनेटिक एनर्जी से मैक्सिमम कितने एनर्जी से आ रहा है, उसी एनर्जी को रोकना पड़ेगा, उसी एनर्जी को रोकना पड़ेगा।
इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो उसका मोमेंटम निकालेंगे पहले, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू बोलेंगे h बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लिख देते हैं डायरेक्ट। अब मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करेंगे, तो पी स्क्वायर बाई 2m बोलते थे या 2m के बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट लिखिए पी स्क्वायर बाई 2m, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा उस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग। तो पी स्क्वायर बाई 2m बोलिएगा। तो पी के यहाँ पे पी के जगह पे h बाई लेमडा लिख देंगे, ये हो जाएगा h स्क्वायर बाई 2m इंटू लेमडा स्क्वायर। इतना काइनेटिक एनर्जी का आप इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करना चाह रहे हैं एक्सरे निकालने के लिए। अब कट ऑफ करने के लिए तो इसके बराबर ही देना पड़ेगा रिवर्स एनर्जी, इसके बराबर ही रिवर्स एनर्जी देना पड़ेगा। कट ऑफ वेवलेंथ पूछा है, कट ऑफ एनर्जी नहीं पूछा है, कट ऑफ वेवलेंथ पूछा है। इसी एनर्जी के बराबर एनर्जी वाला वेवलेंथ देना पड़ेगा। इसके बराबर वेवलेंथ के लिए हम लोग दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इसके बराबर वेवलेंथ दीजिएगा तो लेमडा नॉट को कट ऑफ वेवलेंथ बोल, लेट लेमडा नॉट इक्वल टू कट ऑफ वेवलेंथ। तो अगर ये कट ऑफ वेवलेंथ है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना होगा, इतना। इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी इतना हो जाएगा, ये एनर्जी उसको रोक दे, तो 2m लेमडा स्क्वायर है। अब लेमडा नॉट निकालिए, एक h कट गया, उल्टा कर दिए, लेमडा नॉट बाय c, 2m लेमडा स्क्वायर बाय h आ गया। तो लेमडा नॉट का फाइनल फॉर्मूला हो गया 2mc लेमडा स्क्वायर बाय h, 2mc लेमडा स्क्वायर बाय h, ये वाला चॉइस हो, 2mc लेमडा स्क्वायर बाय h। समझ में आ रहा है कहानी, समझ में आया कहानी। इतने एनर्जी से बम्बार्डमेंट करा रहे थे एक्सरे निकालने के लिए मटेरियल टारगेट पे, उतने एनर्जी के बराबर ही मैक्सिमम एक्सरे निकल सकता था। अब कह रहा है कि नहीं एक्सरे निकले तो उसके इक्विवेलेंट वेवलेंथ कितना देना पड़ेगा, तो एच बाई लेमडा नॉट कर दिए, तो लेमडा नॉट कहलाएगा कट ऑफ वेवलेंथ। समझ पाया कि नहीं समझ पाया जी, यस या नो जल्दी लिखो ना, टाइम बर्बाद हो रहा है। यस, तो डी ब्रॉगली थ्योरी को हर जगह लगा सकते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, बोस थ्योरी में, कोलिज मैकेनिक्स में, है ना। जहां मोमेंटम होगा उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कहलाया डी ब्रॉगली वेव, चाहे मटेरियल पार्टिकल हो चाहे फोटोन हो। फोटोन का मोमेंटम ई बाई सी बोलते हैं, मटेरियल पार्टिकल का मास इंटू वेलोसिटी वी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो एक्सरे वाला, द ब्रैक्स एंगल, the Bragg's angle corresponding to the first order reflection, corresponding to the first order reflection from first order reflection from the planes in a crystal is 30 degree. Planes in a crystal is 30 degree. When X-ray of wavelength 1.75 angstrom
are used. तो पूछ रहा है कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग. इंटरप्लेनर स्पेसिंग. इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन एंगस्ट्रम. चार चॉइस दिया तुमको. 1.75, 2.75, 3.75, चौथा दिया 4.75. बना इसको तो बना सकता है. तो क्रिस्टल से जो है ब्रैक साहब ने एक्सरे पास करवा के क्रिस्टल का जो है एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो एक्सरे के वेवलेंथ के आसपास होता है. तो उसे रिफ्लेक्ट डिफ्रैक्ट करके जो रिफ्लेक्टेड वेव निकला था, कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन हो, उसके लिए हम लोगों ने निकाला था कंडीशन. तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए हम लोग ने कंडीशन निकाला था 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा. अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए n का वैल्यू 1 देंगे. n का वैल्यू 1 देंगे और थीटा गिवन है 30 डिग्री. ये प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा था, ये सारे क्रिस्टल के एटम्स का अरेंजमेंट था. इस प्लेन के बीच के डिस्टेंस को d बोलते हैं. इस प्लेन के बीच के डिस्टेंस को d बोलते हैं. यही इंटरप्लेनर स्पेसिंग d हम लोग को निकालना है. तो वैल्यू पुट कर दो 2d sin 30 डिग्री इक्वल टू 1 लैम्डा. sin 30 हाफ हो जाता था, d बराबर वेवलेंथ के बराबर ही आ गया. तो वेवलेंथ जितना दिया हुआ था, वेवलेंथ दिया तो 1.75, तो वही आंसर हो जाए. आंसर 1 हो जाए, 1.75. ये पार्ट डिफरेंस होता था डी साइन थीटा, टोटल पार्ट डिफरेंस 2d sin थीटा इक्वल टू l लैम्डा. समझ पाया कि नहीं समझ पाया? इस फॉर्मूले को भी नहीं भूलना, कहना ये चाह रहे थे. फॉर्मूला है सिंपल, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन वाला. इसको याद रखना है, इसमें भी क्वेश्चन आए. यस या नो बोलो कुछ तो चुप रहता है. यस. चलो दूसरा क्वेश्चन देख. दूसरा प्रॉब्लम. if the k alpha radiation of molybdenum, k alpha radiation, k alpha x-ray radiation हुआ, x-ray radiation of molybdenum, molybdenum का जो है एटॉमिक नंबर 42 दिया हुआ, has a wavelength of 0.71 एंगस्ट्रॉम. ये दिया हुआ है तुमको इंफॉर्मेशन. अब कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द corresponding रेडिएशन, wavelength of the corresponding radiation of copper, that is k alpha for copper कितना हो.
कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। ये 4 चॉइस दिया हुआ है। 3.52 एंगस्ट्रॉम, नंबर बी 2.52 एंगस्ट्रॉम, नंबर सी 1.52 एंगस्ट्रॉम, नंबर डी 4.52 एंगस्ट्रॉम। चलो इसको सॉल्व करो कम से कम अपने से। ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है कि अल्फा किसको बोलते थे? एल सेल से के सेल में जब आता था n = 2 से n = 1, तब के अल्फा एक्सरे उसको बोलते थे। उसका वेवलेंथ तुमको दिया हुआ है, किसके लिए? मॉलिब्डेनम के लिए। अब कॉपर के लिए निकालना है तुमको, तो तुम मोस्टली लॉ से शुरू करो। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात है, एक फॉर्मूला दिए थे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए, रूट न्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, यही फॉर्मूला था। अब रूट न्यू को बोलता है सी बाय लेमडा, तो रूट सी बाय लेमडा अल्फा वाले के लिए चाहिए तुमको के अल्फा के लिए, तो ए का वैल्यू फिक्स रहता था, बी 1 होता था अल्फा के लिए। जेड मॉलिब्डेनम का बोल रहा था, जेड मॉलिब्डेनम डाल दो, और बी के अल्फा के लिए 1 होता है ना। ये मॉलिब्डेनम के लिए के अल्फा वाला है वेवलेंथ। उसी तरह से ए होता था 3Rc/4, याद आ रहा होगा, रूट 3Rc/4 होता था ये, ऐसे लिखते थे ना हम लोग, सी बाय लेमडा इक्वल टू RC 1/1² माइनस 1/2² इंटू जेड -1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था। इसी को बोले थे 3/4, इसको न्यू बोलते थे, रूट लेगा तो इसमें भी रूट आ जाएगा, इसी को न्यू बोलते हैं। ये हो गया रूट 3Rc/4, इसी को ए बोलते हैं हम लोग, और बी यही 1 है, जेड हो गया। ये स्क्वायर होता था तो स्क्वायर रूट लेने से कट गया, तो यही ए होता है हमारा। एक तो कट ही जाएगा हालांकि, लेकिन फिर भी तुमको याद दिला रहे हैं 3Rc/4 होता है ए, बी = 1, किसके लिए? के अल्फा के लिए, हमेशा फिक्स्ड है ए बी का वैल्यू। खैर, और दूसरा उसी तरह से कॉपर का लिखो, तो अल्फा लाइन के अल्फा के लिए कॉपर के लिए लिखना है, ये वही रहेगा, 1 वही रहेगा। डिवाइड कर दो दोनों को, स्क्वायरिंग चाहो तो कर सकते हो, इसको रूट हटा देगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रूट हटा देगा तो स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड कर दो, कॉपर का पूछ रहा है तो 1/2 कर दो, कॉपर ऊपर चला जाएगा। 1/2 कर दो, कॉपर ऊपर चला जाएगा, निकल जाएगा। वैल्यू सब डाल दो, सॉल्व कर, तो डिवाइड कर दो 1/2, तो लैम्डा अल्फा ऑफ कॉपर बाय लैम्डा अल्फा ऑफ मॉलिब्डेनम बराबर हो जाएगा ये जेड मॉलिब्डेनम -1 डिवाइडेड बाय जेड कॉपर -1 का होल स्क्वायर। सबका जेड मालूम है, जेड मॉलिब्डेनम का कितना था 42, कॉपर का कितना है 29, और ये लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका चलाएगा, तो कॉपर का हो गया ये 41/28 इंटू 41/28 इंटू मॉलिब्डेनम का अल्फा वेवलेंथ दिया होता 0.71, तो 0.71 से मल्टीप्लाई कर दे, 0.71 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ये कितना आया वैल्यू, जैसे कैलकुलेट करके बताओ, कंप्यूटर लेके कैलकुलेट कर लो कितना आएगा वैल्यू। कंप्यूटर से कर लो तो 41 इंटू 41 इंटू 0.71 डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई गॉड 28, तो 1.5 आया कुछ, 1.52 एंगस्ट्रॉम आया।
वेवलेंथ आ गया 1.52 एंगस्ट्रॉम। ये 1.52 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया जी? सिंपल फॉर्मूला लगा दिए। तो मोस्टली लॉ नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट 1/λ लिख करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। डायरेक्ट 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर भी लिख के तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम इस तरीके से भी लिख के प्रॉब्लम कर सकते हो, है ना। 1/λ इक्वल टू ऐसे भी लिख के कर सकते हो, अल्फा मोलिब्डेनम इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर इंटू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1/λ कॉपर इक्वल टू r, तो सेम रहेगा कि अल्फा के लिए यही होगा, और जेड खाली कॉपर को -1, इसको भी डिवाइड करके कर सकते हो, एक ही बात है। 1/2 कर दोगे तो निकल जाएगा, वही चीज आ गया था, आर वार कट जाएगा, ये सब ये पूरा टर्म कट जाएगा, इसी को ए बोले थे हम, तो कट जाएगा। ए स्क्वायर था ये वाला, कांस्टेंट वाला टर्म है, ए स्क्वायर कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, तुमको सुविधा है, जैसे सुविधा लगे वैसे कर सकता है। कोई भी एक फॉर्मूला याद रखो, सॉल्व करो। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का कहानी था। नंबर 2, which element has, दूसरा क्वेश्चन देखो, which element has k अल्फा लाइन ऑफ वेवलेंथ, एलिमेंट का नाम पूछ रहा है। मान लो तुम k अल्फा लाइन ऑफ एक्सरे वेवलेंथ, एक्सरे वेवलेंथ 1.785 अगेंस्ट, आर का वैल्यू दिया हुआ है 109,677 पर सेंटीमीटर। तो इसको देख के तुम पता कर सकते हो कि किससे ये रेडिएशन निकला है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है तुमको निकेल, बी में दिया हुआ है कोबाल्ट, और सी में दिया हुआ है फास्फोरस, और डी में दिया है जिंक। फास्फोरस, फास्फोरस, और डी में दिया हुआ है जिंक। तो कौन सा एलिमेंट से निकला है ये, इसलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलते थे। अब पता चल जाए माई बाप कौन है इसका, तुमको खाली वेवलेंथ पता चल गया तो तुम बता देगा कि कौन सा एलिमेंट से निकला है। एटॉमिक नंबर निकालेगा तो काम हो जाएगा तुम्हारा, तो निकालो एटॉमिक नंबर। तो 1/λ अल्फा के लिए निकालना है, इक्वल टू आर, अल्फा के लिए n=2 से लेके n=1 में आता था, यहाँ से जंप करके आता है, उसको कल्प, इसी को के सेल बोलते हैं। तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट 1 लेते थे उसमें अल्फा के लिए, z-1 का होल, इससे जेड निकाल के तुम पता कर लोगे। ये हो गया 3r/4, 4 - 1 3r/4, मोबाइल लिया, 3r/4 z-1 का होल। तो लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 1.785 इंटू 10⁻⁻10। तो z-1 का होल स्क्वायर करोगे तो 4/3 इंटू 1/r इंटू 1/1.875 इंटू 10⁻⁻10 है। तो इसको एंगस्ट्रम में ही रहने देते हैं हम लोग अभी।
अब 1/r तुम इसको डिवाइड किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए थे, कैलकुलेशन में बार बार काम आएगा। 911.5 एंगस्ट्रम 905 पॉइंट, इसको डायरेक्ट लिख देगा तुमको एंगस्ट्रम एंगस्ट्रम कट जाएगा, तुमको आसान हो जाएगा। इसलिए बोले थे उस डाटा को याद रखो सीधा सीधा इसको, और 1.785 एंगस्ट्रम से डिवाइड कर देगा, एंगस्ट्रम कट गया तो जेट का कोई यूनिट नहीं होगा। अब इसको डिवाइड कर लो, अब ये तो सॉल्व कर सकता है, ये याद रखेगा, तुमको कैलकुलेशन में बहुत यूज देगा। ये कितना हो गया वैल्यू, तो हम लोग निकाल लेते हैं उसका वैल्यू। 4 इंटू 9 से 11.5। एग्जाम में तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बैठ के जो मजा ले रहा है ना, इसको आदत जितना जल्दी लगा लो उतना अच्छा है। बोलते हैं कैलकुलेशन करने चुपचाप बैठा रहता है, सब एग्जामिनेशन में निकलेगा बाबू। 680 के आसपास है। तो 26 आ जाएगा रूट लेने, z-1 का होल स्क्वायर आ गया 680 के आसपास। रूट ले लेंगे तो ये लगभग लगभग 26.0 कुछ आया, तो 26 बोल दें। तो z हो गया 26 + 1, 27 आ गया। ये देखो 26 पॉइंट आया। तो 27 किसका होता है एटॉमिक नंबर? हाँ, एक स्टूडेंट लिखा था कोबाल्ट, तो ये कोबाल्ट हो जाए। माई बाप का पता चल गया किसका बच्चा है ये, तो एक्सरे देख करके तुम पता कर देगा किसका बच्चा। माई बाप का नाम हो गया कोबाल्ट। क्या हो गया नाम? कोबाल्ट। इसलिए इसको बोलते थे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, इसलिए इसका नाम होता था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, है ना। तो वेवलेंथ मेजर करके तुम पता कर लिया कि भाई क्या है वो। इस तरह से तुम जो है निकाल सकता है वैल्यू। दूसरा देखो, फाइंड द कांस्टेंट ए एंड बी। मोस्टली में जो लॉ में जो कांस्टेंट था ए बी, उसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, डाटा दिया हुआ है। फाइंड द कांस्टेंट ए एंड बी इन मोस्लेज इक्वेशन। मोसिले बोलते हैं, मोस्लेज इक्वेशन। मोस्टली इक्वेशन दिया हुआ है रूट न्यू इक्वल टू ए z-b। इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कुछ डाटा तुमको दिया है, उससे ए और बी का वैल्यू निकालना है। इस तरह का भी सवाल आते रहता है। एलिमेंट का नाम इधर दे रखा है, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट दे दिया, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट दे दिया है। जेड दे दिया है इसका 42, इसका 27, और वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे, लैम्डा ऑफ के अल्फा एक्सरे का दिया हुआ है 71 पिकोमीटर, और दूसरा दिया हुआ 178.5 पिकोमीटर। ए और बी का वैल्यू निकालो तो जल्दी से, इसमें से कितना होगा। 2 बार लगा दे उस लॉ को, निकल जाए ये भी। सॉल्व करो। पिको मतलब 10⁻12। ये तो बना सकते ना, फॉर्मूला भी लिख ही दिया है। अब वेवलेंथ निकालना है, खाली न्यू इक्वल टू तुमको याद रखना है c/λ होता है। तो पहला ही क्वेश्चन से क्या लिखेगा, लैम्डा मोलिब्डेनम का इक्वल टू पहला इक्वेशन ए इंटू जेड मोलिब्डेनम का 42 माइनस बी। लैम्डा यहाँ डायरेक्ट लिख सकता है 71 इंटू 10⁻12। दूसरा इक्वेशन से c बाई 178.5 इंटू 10⁻12 मीटर में डाल दिया, इक्वल टू A27 - B। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व करेगा तो आ जाएगा। c का वैल्यू जानता है 3 इंटू 10⁻8, 3 इंटू 10⁻8।
ए और बी का वैल्यू निकाल लो, दो इक्वेशन दोनों, तो कम से कम इसको सॉल्व करके बताओ तो ए बी कितना आएगा। चॉइस दिया हुआ है, हम लिखने रहे, लंबा है। बी का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है और ए का वैल्यू जो है 10⁻7 है, समथिंग इंटू 10⁻7 हर्ट्ज टू दी पावर हाफ, इसका यूनिट होगा हर्ट्ज टू दी पावर। बी का कोई यूनिट नहीं हो तो 1 पॉइंट कितना होगा ये बताओ, इसी फॉर्मेट में आंसर आएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स करो तो कितना आया। सॉल्व करना है इसको, ए बी का वैल्यू निकालना है। इससे एक इक्वेशन, इससे एक इक्वेशन, कितना आया वैल्यू जी? ए बी का वैल्यू कितना आया, निकालते रहना तुम वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, ये ए का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे 5 बढ़ जाएगा और यहाँ पे 1.37 आएगा। 1.37 हो गया पूरा, तो 0.37 हो गया। चेक कर लेना तुम अपना घर में। एन एक्सरे ट्यूब, एन एक्सरे ट्यूब operates at 10 kilovolt, operates at 10 kilovolt। 368 आया, 368 को 7 बोल देंगे राउंडिंग करके। एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स एट 10 किलोवोल्ट। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड of the electron, find the maximum speed of the electrons striking the target, striking the target। maximum speed of the electron striking the target। अब आगे लिखा if 10%, बोले थे कि भाई 1 से 10% तक ही एक्सरे निकल पाता, बाकी सब हीट एनर्जी में खर्चा हो जाता है, तो कह रहा है 10% ऑफ द एनर्जी of the electrons is converted into X-ray। जितना एनर्जी दिया था इलेक्ट्रॉन का, उसमें से सिर्फ 10% एक्सरे में कन्वर्ट हो, बाकी उस मटेरियल, टारगेट मटेरियल को हीट करने में खर्चा हो जाता है। कन्वर्टेड इन एक्सरेज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे एमिटेड, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे एमिटेड, ऑफ द एक्सरे एमिटेड। ये क्वेश्चन बोल रहे थे। तो ये प्रॉब्लम किस पे बेस्ड हो गया, तो कोलिजन पे डिपेंड कर रहा है कि भाई कोलिजन कैसा हुआ। नॉकिंग का तो बात नहीं दिया, ट्रांजिशन का बात नहीं दिया, के अल्फा के बीटा ये सब नहीं लिखा हुआ है। कह रहा है कि एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा पैदा करके 50 किलो वोल्ट पोटेंशियल, 10 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया। तो E इंटू बी एनर्जी तुम दिया, यही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और यही जाके दंदना के टकराता है तो एक्सरे निकलता है। तो पूरा एनर्जी यूज होगा तो hc/λ का वेवलेंथ का एक्सरे निकलेगा। लेकिन बोल रहा है जितना एनर्जी दिया उसका खाली 10%, इफिशियंसी हो गया 10%, तो इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 10 हो जाएगा। तो लैम्डा का तुम्हारा ये, तो इट इज ए केस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नहीं, ये कंटिन्यूअस एक्सरे, इट इज ए केस ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे। तो कंटिन्यूअस एक्सरे वाला फॉर्मूला लगा देगा, यही फॉर्मूला पूरा एनर्जी का निकलता था, तो ये मिनिमम लैम्डा का हम लोग को एक्सरे निकलता था, इससे छोटा वेवलेंथ का पैदा नहीं होगा एक्सरे, है ना। तो हम लोग अगर 10% सिर्फ कन्वर्ट हुआ तब कितने वेवलेंथ का निकलेगा, hc/λ ई भी कर देंगे। hc/e को तुम बोलता था जो है 12,400 के आसपास एंगस्ट्रॉम, बाई ईटा इंटू वी डाल देगा वोल्ट में,
V वोल्ट में डालना होगा, या 12,421 लेता है बोल, एग्जैक्ट लेगा तो HC/E का वैल्यू निकाल के एक बार देखो ना तुम कितना आता है, एक बार निकाल लो अपने से, दिक्कत खत्म हो। 6.626 इंटू 10⁻34, ये 2.99 पूरा एग्जैक्ट लेगा तो आता है उसका। खैर हम लोग 3 इंटू 10⁸ ले लेते हैं, इसको डिवाइड करके देखो कितना आता है। एग्जैक्ट तुमको चलाएगा, बाद में एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर लेना। तो 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1.6, इसका वैल्यू आता है 12.423, है ना। ये थोड़ा सा कम होता है, एग्जैक्ट 3 नहीं होके थोड़ा कम होता है, इसलिए 4.222 भी कर सकता है यूज तो, 3 नहीं लेके। इतना लेके तुम काम कर सकता है, तुमको लगभग लगभग रिजल्ट आ जाएगा। 3 लेके काम करेगा तो 3 लेगा, 3 इंटू 10⁸ लेके काम करेगा तो 3 रहेगा। तो इस तरह से तुम बना सकता है इसको डायरेक्ट। इसको कैलकुलेट कर दिए तो 12 पॉइंट आया, 12.423 आया था। पावर यहाँ से कैलकुलेट 18 8 और 19 27 हो गया, 27 में चला 10⁻⁻7 हो गया, तो 3 जीरो इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो इतना एंगस्ट्रम बोलेगा, एंगस्ट्रम में आया। इसका कैलकुलेशन किया हम लोग तो ये आया वैल्यू, इसलिए उसको HC/E को डायरेक्ट 12423 लिख सकता है। कितना आ गया वेवलेंथ तक तुमको कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगा, वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया तुम HC/E का वैल्यू। तो 12,423 बाई इटा दिया था 10%, मतलब 10/100, और पोटेंशियल दिया होता 10 किलो वोल्ट, 10⁻3 वोल्ट हो गया, 10 इंटू 10⁻3, 10 इंटू 10⁻3, कितना आ गया वेवलेंथ? स्पीड निकाल लिया जाएगा बाद में, तो वो बाद में निकाल लेंगे। ये वाला कितना आया फाइनली? 12423 और डिवाइडेड बाई, ये तो 10 इंटू 0.11 हो गया, 1000 कर दिया सीधा सीधा, तो डेसिमल में खाली करूँ 1 पॉइंट, ये हो गया 12.42 एंगस्ट्रम में आ जाए, 12.42 एंगस्ट्रम हो जाएगा आंसर। तो दिया हुआ आंसर में 12.4 एंगस्ट्रम आंसर में दिया हुआ एक चॉइस। अब पहला पार्ट का देखेगा तो स्पीड पूछ रहा है, तो ये पार्ट 2 हो गया तुम्हारा, इतना वेवलेंथ कैसे निकला। पार्ट 1 वाला जो है ऊपर में दिया हुआ है तो उसको देख लेते हैं। इतना फाइंड द मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है, तो सीधा EV = ½ mv² कर देगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो मैक्सिमम स्पीड इससे निकल जाएगा तुम्हारा, 2EV/m का रूट कर दे, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वोल्टेज दिया था 10 इंटू 10⁻3, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg, ये निकाल देगा तो स्पीड आ जाएगा। क्या इसको निकाल लो, 3.2 हो गया ऊपर में, नीचे में 9.1 हो गया, वो -15 था, ये 31 चला गया 16 हो गया, -15 था 31 जुड़ गया 16 हो गया, 8 आ गया बाहर, 10⁻8, और 3.2 बाई 9.1 का रूट निकाल देगा। 3.2 डिवाइडेड बाई 9.1 का वैल्यू आता है 0.35, इसका रूट ले लेगा, ये 0.59 है इंटू 10⁻8, तो इसको 5.9 राउंडिंग करके 6 इंटू 10⁻7 बोल सकते हैं मीटर पर। स्पीड आ गया 6 इंटू 10⁻7 मीटर पर, है ना, 6 इंटू 10⁻⁻7, तो ये एक्सरे का स्पीड हो गया करीब करीब 6 इंटू 10⁻7 का। तो यही सारे क्वेश्चंस थे एक्सरे पे और डी ब्रॉगली वेव। तुम और बनाया क्वेश्चन तो बनेगा, इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक में जरा बताओ क्या पहले पढ़ा दें,
अब बच गया तुम्हारा न्यूक्लियस और एक सेमीकंडक्टर। तो कौन सा टॉपिक पहले पढ़ा दे? इन दोनों में से जो बोलेगा वही पहले शुरू कर दे। एक बच गया न्यूक्लियस और दूसरा बच गया सेमीकंडक्टर। कौन सा टॉपिक पहले पढ़ा दे? वत्सल बोला जो मन करे, अली बोल रहा है सेमीकंडक्टर। और लोग जी? न्यूक्लियस छोटा है, खत्म कर दीजिए। तनुश्री न्यूक्लियस, ठीक है। तो सब सीरियल से ही पढ़ाते, न्यूक्लियस पढ़ा देते, उसके बाद सेमीकंडक्टर पढ़ लेंगे अगले क्लास में।